तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक आबंध। और इससे पहले कि आप केमिकल बॉन्डिंग समझो, आपको हर एक केमिकल को उसके नाम से बुलाना जरूरी है। भाई अगर केमिकल को आप उसके नाम से नहीं बुलाओगे तो केमिकल बुरा मान जाएगा, फिर आप उसकी डिटेल नहीं समझ सकते, वो केमिकल आपको याद नहीं रख सकता। आप सोचो ना, ज़्यादातर बच्चे आपको ये बोलते हुए मिलेंगे, यार बाकी सब तो ठीक है बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन से याद नहीं होती। अब बेटा रिएक्शन याद इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको फॉर्मूले उनका नाम पता नहीं है। भाई अगर आप इसी में कंफ्यूज हो कि सोडियम सल्फाइड में Na2S आएगा कि Na2SO3 आएगा कि Na2S2O3 आएगा, तो आप वो ओवरऑल रिएक्शन कैसे याद करोगे? वो तो इम्पॉसिबल है ना। भाई अगर मैं आपको यहाँ से लिख दूँ कि सोडियम थायोसल्फेट जब ये रिएक्ट करता है आयोडीन से तो ये बनाता है सोडियम टेट्राथायोनेट प्लस सोडियम आयोडाइड। मैंने बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी है, मैंने इम्बैलेंस रिएक्शन लिखी है। अब मुझे नाम पता है तो उस हिसाब से मैंने सीधे सीधे वो पॉइंट, वो जो लाइन है वो याद कर ली। मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से रिएक्शन करता है, सोडियम टेट्राथायोनेट बनाता है और सोडियम आयोडाइड बनाता है। अब इमेजिन करें आपको ये नाम ही नहीं आते, और नाम और फॉर्मूले के बीच के रिलेशन ही पता नहीं है। मैं बोल दूं सोडियम थायोसल्फेट और आप ये फॉर्मूले ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इस रिएक्शन को कैसे याद करोगे? आप लिखोगे Na2S2O3 रिएक्ट करता है I2 से, बनाता है Na2S4O4 और NaI, Na2S4O3, O3 भी नहीं है बेटा, 6 है, Na2S4O6 और साथ में क्या बनाता है NaI। तो अब तो दिक्कत वाली बात है ना, समस्या है। तो इस समस्या का समाधान कहाँ मिलेगा? इस समस्या का समाधान आपको मिलेगा नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट, अकार्बनिक लवण का नामकरण। तो बेसिकली आने वाले 2 या 3 लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं अकार्बनिक लवण का नामकरण। आखिर अकार्बनिक लवण को हम नाम कैसे दें? क्लियर? तो उसके लिए समझें, जैसे एक जो लवण होता है, एक जो सॉल्ट होता है, वो दरअसल 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक तो कैटायन और दूसरा एनायन। लवण में 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा क्या होता है धनायन और एक हिस्सा क्या होता है ऋणायन। और फिर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, उस पर्टिकुलर सॉल्ट का सूत्र कैसे लिखा जाता है? तो धनायन पे जो नंबर है उसको इधर लाओ, ऋणायन पे जो नंबर है उसको इधर लाओ, कैंची गुणा कर दो, और कैंची गुणा करके जो नंबर आ रहा है उसको सरल अनुपात में लिख दो। जैसे ये काम करोगे आपके पास सूत्र तैयार हो जाएगा। जैसे अगर ये धनायन और ये ऋणायन है तो मेरे पास जो सूत्र बनना चाहिए वो AyBx, ये मेरे पास सूत्र बनेगा। तो धनायन लिखो, ऋणायन लिखो, धनायन के ऊपर का चार्ज देखो, ऋणायन के ऊपर का चार्ज देखो, और इस चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। बड़ा आसान सा काम होता है, बट हमें धनायन और ऋणायन के नाम तो आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नाम को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक तो धनायन के नाम और दूसरे ऋणायन के नाम। तो याद रखिएगा, फर्स्ट A और सेकेंड A, इनमें धनायन और धातु दोनों का एक ही नाम होता है, दोनों का एक ही नाम होता है। क्या मतलब हुआ? यहाँ पर लिथियम Li भी है और कहीं पर Li प्लस लिखा हुआ हो तो उसको भी आप लिथियम ही बोलते हो। सोडियम ऐसे भी बोलते हो और सोडियम आप ऐसे भी बोलोगे। कैल्शियम ऐसे भी बोलते हो नॉर्मल एलिमेंट के लिए, इसका जो धनायन होगा उसको भी कैल्शियम ही बोलते हो।
आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट ए के बाद कोष में एक इलेक्ट्रॉन है जिसे देकर ये +1 शो करता है। तो फर्स्ट ए एक इलेक्ट्रॉन देता है और इसके ऊपर आवेश आ जाता है +1। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातुएं 2 इलेक्ट्रॉन देती हैं, इन पे आवेश आ जाता है +2। एस ब्लॉक एलिमेंट का काम तो हो गया खत्म। अब आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से हैं? थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवेंथ ए। अक्रिय गैसों में, इनर्ट गैसेस में, वहाँ पर तो आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी नहीं धनायन बनाने की। धनायन मुख्यतः आप जो बनाओगे वो थर्ड ए और फोर्थ ए में ही बनाओगे। क्लियर? अब समझें इनमें ऑक्सीकरण अंक क्या है। जब कोई अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, किसी परमाणु से जुड़ा हुआ है तो बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचेगा तो हम एक काल्पनिक स्थिति मानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन हल्का फुल्का नहीं खींच रहा, पूरी तरह से खींच रहा है। जैसे ये एक मेरे पास केंद्रीय परमाणु है, इधर से मैंने OH लगा दिया तो OH में अकेला ऑक्सीजन हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खींचता है और OH हो तो 1 इलेक्ट्रॉन खींचता है। आप इस तरह से याद रख लो। तो ये सब परमाणु से अगर OH लगा लोगे तो इस परमाणु से आप मान लो 1 इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया। 1 इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया तो इस केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश आया वो कितना आया? +1। तो क्या याद रखना? OH केंद्रीय परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और केंद्रीय परमाणु पे +1 आवेश लेके आ जाता है, +1 ऑक्सीकरण अंक लेके आ जाता है। ये मैं डायरेक्ट यूँ बता रहा हूँ क्योंकि भविष्य में, फ्यूचर में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा बेटा। उस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स। वहाँ आपको इतनी बार ऑक्सीकरण अंक निकालना, इतनी बार ऑक्सीकरण अंक निकालना कि आपको बेवकूफ़ी लगेगी कि बोले ये क्या मजाक कर रहा था मैं, कि OH 1 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो केंद्रीय परमाणु पे +1 आएगा। अभी के लिए इसलिए कि अपना काम चल जाए बस। आप तो याद रख लो, मैं तो बोलता हूँ ये भी नहीं याद रखना। आप तो याद रखो थर्ड ए बोरॉन परिवार में एक तो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। फोर्थ है कार्बन परिवार में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मानते हो, हायर +4 मानते हो। नाइट्रोजन परिवार में लोअर +3 मानते हो, हायर +5 मानते हो। ऑक्सीजन परिवार में लोअर जो है वो +5 मानते हो और हायर जो है ऑक्सीजन फैमिली +4 और हायर +6। सिक्स्थ अपवाद स्वरूप है क्योंकि रेडॉक्स में आपको कुछ और लिखने में आएगा। ये तो केवल और केवल नॉमेनक्लेचर को सीखने के लिए इसका लोअर +5 मानोगे, +3 मानोगे और हायर +5 मानोगे। तो ये ऑक्सीकरण अंक अभी दिमाग मत लगाओ बेटा कि ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, आप तो याद कर लो, बस रट्टा लगा लो। क्या रट्टा लगा लो? बोरॉन परिवार में थर्ड ए में 2 ऑक्सीकरण अंक, एक लोअर एक हायर। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और हायर +3 है। यहाँ पर फोर्थ ए में 2 ऑक्सीकरण अंक +2 और +4। +2 क्या है? लोअर है, +4 क्या है? हायर है। दैट्स इट। सीधे सीधे दिमाग में बैठा लो। याद रखना धनायन हो या ऋणायन, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं पर हो तो नाम के लास्ट में अस आता है, OUS। कोई भी फैमिली में आ जाओ, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको धनायन या ऋणायन दिखाई दे रहा है तो उसके नाम के अंत में क्या आएगा? अस। धनायन है तो अस आएगा और अगर ऑक्सी एसिड है तो अस आएगा। मैं ऋणायन की बात नहीं कर रहा, मैं अस आएगा। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दे तो इसके नाम के अंत में एक आता है। दरअसल अस का मतलब ही होता है न्यून ऑक्सीकरण अवस्था। दरअसल एक का मतलब ही होता है उच्च ऑक्सीकरण अवस्था। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ बेटा, ऑक्सीकरण अवस्था शब्द को लेकर परेशान ना हो क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर है बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस। अब जब तक वो आपने चैप्टर ही नहीं पढ़ा, आपको ये भले ही कितने ही सिंपल वर्ड क्यों ना हो, आपको तो टफ ही लगेगा। ये कुछ ऐसे ही है कि चाइनीज भाषा का एक अल्फाबेट आपके सामने लिख के मैं रख दूं। अब चाइनीज में जो है, चाइना का जो बंदा है उसके लिए तो वो अल्फाबेट क्या है? सबसे सिंपल है। बोले वर्णमाला का एक अक्षर ही तो है, लेकिन हमें तो वो समझ में ही नहीं आएगा ना, क्यों हम तो उसको जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं।
क्लियर है? ध्यान नहीं देना, आप तो याद रख लो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वर्ड आता है अस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है एक, याद करना है। चलो आपने फॉर्मूला बनाना सीखा और वो उधर की जो लाइन है वो आपने याद कर ली। आपने याद किया कि क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में धातु और धनायन दोनों एक ही नाम से बुलाए जाते हैं। बाकी में जब आप धनायन बनाओगे तो वहां पर आपको अस और एक है। मैं तो बोलता हूं अस के याद रखो। अब जैसे थर्ड ए है, अब एल्यूमिनियम +3 ही बनाता है तो Al+3 कहीं भी हो इसको एल्यूमिनियम ही बोलते हैं, इसमें अस एक नहीं होता है एल्यूमिनियम, है ना, तो ये एल्यूमिनियम ही रहेगा। अब इसमें गैलियम जो है उसमें 2 ऑक्सीकरण अंक हैं, एक तो +1 है एक +3 है बोरॉन फैमिली में। +1 में अस आएगा तो ईएम हटा के अस जोड़ दो तो गैलियम +1 को बोलते हैं हम गैलस, और गैलियम +3 में लास्ट का ईएम हटाओ और एक जोड़ दो तो गैलियम +3 को हम बोलते हैं गैलिक, तो गैलस गैलिक। क्लियर? इंडियम में In+ और In+3, तो प्लस वाला जो होगा ईएम हटा के अस जोड़ो इंडियस और इंडिक, है ना। इसी फैमिली का अगला मेंबर देखो, थैलियम +1 और थैलियम +3। +1 वाला अस है, ईएम हटा के अस जोड़ो तो थैलस हो जाता है, और थैलियम +3 अस हटा के एक जोड़ो ये थैलिक हो जाता है। +1 वाला अस, +3 वाला एक, सीधे सीधे याद करना है। ये बोरॉन परिवार की बात हुई। अब कार्बन परिवार में आ जाओ तो टिन। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। कार्बन परिवार में +2 अस है और +4 एक है, तो कहीं टिन +2 है तो एसएन वर्ड क्यों आया? क्योंकि ग्रीक टर्मिनोलॉजी में इसको स्टेनक बोलते हैं, स्टेनम। एसएन जो लिखा है वो क्यों लिखा है? क्योंकि ग्रीक भाषा में इसको क्या बोला जाता? स्टेनम। और स्टेनम का अस ईएम हटा के अस लगाओ तो इसका जो नाम होता वो होता है स्टेनस, और +4 वाला जो होता उसको हम बोलते हैं क्या? स्टेनिक। स्टेनस, स्टेनिक। लेड में पीबी सिंबल इसलिए क्योंकि इसको प्लम्बम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लम्बम। तो लेड +2 ये अस है तो ये हो जाएगा प्लम्बस, ईएम हटा के प्लम्बम में अस लगा दिया। और पीबी +4 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लम्बम में ईएम हटा के एक जोड़ो तो इसका नाम क्या होगा? प्लम्बिक। तो प्लम्बस, प्लम्बिक, स्टेनस, स्टेनिक, ये कार्बन परिवार के लास्ट के 2 सदस्य जो कि धनायन के रूप में मिलते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आप भूल जाओ, इतनी आसानी से आपको धनायन नहीं मिलेंगे। एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अंक वाले तो बहुत कम, तो आपको तो केवल और केवल इधर तक जरूरत पड़ेगी पी ब्लॉक में। अब आ जाते हैं किसमें? डी ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कॉपर +1 को तो हम जानते हैं क्यूप्रिक के नाम से, याद रखना। और कॉपर +2 जो है, सॉरी क्यूप्रस, कॉपर +1 किस नाम से जाना जाता है? क्यूप्रस। और कॉपर +2 किस नाम से जाना जाता है? क्यूप्रिक। बेटा ये सब आपको याद रखने हैं, है ना। मैं समझा इसलिए रहा हूँ कि समझाने से याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, पर हकीकत तो ये है कि ये तो एनी हाउ याद होना ही चाहिए। एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलेगा आपको कि बैठे बैठे इसमें दिमाग लगाओगे, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो मरकरी है उसको ध्यान देने जैसा है। Hg2+2 जो होता, ध्यान दें Hg2+2 ही रहेगा, 2 मरकरी पे +2, 1 मरकरी पे +1। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? मर्क्यूरस। Hg2+2 किस नाम से जाना जाता? मर्क्यूरस। और Hg+2 ये किस नाम से जाना जाता?
मर्क्यूरिक। कुछ और भी हैं जो आपको याद होने चाहिए, आयरन +2 और आयरन +3, इनके नाम भी आपको याद होना जरूरी है। आयरन +2 को हम किस नाम से जानते हैं? फेरस। और आयरन +3 किस नाम से जाना जाता है? फेरिक। तो आयरन +2 फेरस है और आयरन +3 क्या है? फेरिक है। मैं बहुत सारे धनायन नहीं लिखा रहा हूँ बेटा, जो हमारे लिए जरूरी हैं, कम से कम उन धनायन के नाम तो आप याद रखें। मेटल के अलावा एक नॉन मेटल का धनायन भी बार बार सुनने में आता है, तो ये याद रख लो, NH4+। और NH4+ को किस नाम से जाना जाता है? अमोनियम के नाम से जाना जाता है। ये NH4+ है। क्लियर? अच्छी तरह से रट्टा लगा लो इसका, बहुत ही जरूरी है। आज के आज घर पे बैठो और रफ कॉपी उठाओ, शुरू हो जाओ, इसको लिख डालो 10 से 20 बार। इतना लिख लिया ना बेटा, गारंटेड याद हो जाएगा। वो याद ही करना है अभी तो, क्योंकि आगे का काम इससे क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। चलो भाई, तो हमने धनायन के नाम लिखे, अब ऋणायन पे आ जाते हैं। ऋणायन जो आपको मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? अधातुओं से मिलेंगे। सिंपल सी बात है। ऋणायन जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? अधातुओं से मिलते हैं। और देखो, अधातु अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगी? जनरली आपको जो ऋणायन मिलेंगे वो 5th A में मिलेंगे नाइट्रोजन परिवार में, 6th A में मिलेंगे ऑक्सीजन परिवार में, और 7th A में मिलेंगे हैलोजन परिवार में। अब 5th A मतलब बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और खींचेंगे, तो -3 में इसका ऋणायन बनता है। नाइट्रोजन परिवार के जो सामान्य ऋणायन है वो किस में बनते हैं? -3 में। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक एलिमेंट है, ये n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और एलिमेंट पे n- आ जाता है, तो आपको कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट के नाम के आगे क्या लगा देना? आइड लगा देना है, वो ऋणायन बन जाएगा। कैसे? N3-। नाइट्रोजन का आइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइट्राइड। फॉस्फोरस 3-, फॉस्फोरस का आइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फाइड। क्लियर? As3-, आर्सेनिक का आइड है, इसीलिए इसको बोलते हैं आर्सेनाइड। तो एक हटाओ, आइड लगाते जाओ। लास्ट के जो 2-3 वर्ड होते हैं, एक ईएम या जन, नाइट्रोजन, उनको हटा के आइड लगा दो। लास्ट के 3 अल्फाबेट को हटा के आइड लगा दो, आपका ऋणायन बन गया नाइट्रोजन फैमिली का। अब जैसे Sb का वैसे तो बनता नहीं ज़्यादातर केस में, अगर बन भी गया है Sb3-, तो इसका नाम Sb वर्ड क्यों है? क्योंकि जर्मन भाषा में स्टेबिनम बोलते हैं इसको, स्टेबिन, उससे लोगे तो स्टेबिनाइड, वहाँ से इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा? स्टेबिनाइड। अब ऑक्सीजन फैमिली में आ जाते हो। ऑक्सीजन परिवार के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी तत्व उठा लो। 6 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले ले ये, तो ऑक्सीजन क्या बना देगा? O डाई-नेगेटिव। और O डाई-नेगेटिव को आप किस नाम से जानते हैं? ऑक्साइड। इसी तरह से सल्फर डाई-नेगेटिव किस नाम से जाना जाता है? सल्फाइड। सेलेनियम डाई-नेगेटिव किस नाम से जाना जाता है? सेलेनाइड। और टेल्यूरियम डाई-नेगेटिव किस नाम से जाना जाता है? टेल्यूराइड। क्लियर? ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेल्यूराइड। और हैलोजन तो मुझे लगता है आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड याद होंगे ना? चलो रिस्क कौन ले, लिख ही देते हैं। ये क्या है? फ्लोराइड। Cl- क्या है? क्लोराइड। Br- क्या है? ब्रोमाइड। और I- क्या है? आयोडाइड। ये रहे बेटा सारे आइड। चलो इतने आइड तो आपको याद रहेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ऋणायन और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे OH-,
तो बेटा OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। O2 डायनेगेटिव, O2 डायनेगेटिव को हम पर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। O2 माइनस को हम सुपर ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। O2 माइनस क्या होगा? सुपर ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड तो इधर लिखा हुआ है, वो आपको वैसे भी याद रहेगा। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन में NH2 माइनस जो होता है इसको एमाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक। और NH डायनेगेटिव जो होता उसको इमाइड बोला जाता है। ध्यान देना, N3 माइनस तो क्या है? नाइट्राइड है। NH2 माइनस क्या है? एमाइड है। NH डायनेगेटिव क्या है? इमाइड है। और N3 माइनस, ऊपर 3 नहीं है, 3 नीचे है, बेस पे है, इसको बोलते हैं हम एजाइड। इस नाम से जानते हैं हम इसको, एजाइड। तो इमाइड, एमाइड और एजाइड, ये ऋणायन भी अपने को क्या करने हैं? याद रखने हैं। वैसे आपको बता दूं, ये ऑक्साइड में एक हाइड्रोजन जोड़ा है, तो इसको हाइड्रोक्साइड अगर ना बोलें तो कई जगह आपको इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड मोस्ट कॉमन है, ज़्यादातर हाइड्रोक्साइड ही लिखा हुआ मिलता है। अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ ना भी मिले तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से एस डायनेगेटिव सल्फाइड होता है, उसमें एक H प्लस जोड़ दो, HS माइनस बन जाता है। एस डायनेगेटिव सल्फाइड था, उसमें आपने जोड़ा एक H प्लस, बना क्या? HS माइनस। इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। एक और आपको याद रख लें, Cn माइनस, और Cn माइनस को हम बोलते हैं साइनाइड। तो फिलहाल मेरी कोशिश है आपको वो सारे ऋणायन लिखाने की जिनके नाम के लास्ट में क्या आता? आइड आता है। मैंने और ऋणायन को हाथ भी नहीं लगाया बेटा, मैंने केवल और केवल वही ऋणायन लिखे हैं जिनके नाम के लास्ट में IDE, आइड आता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर आपको नाम दिया हो किसी कंपाउंड का, तो उसका क्या आप फॉर्मूला बना सकते हैं, उसका सूत्र बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? एक सॉल्ट का नाम जो होगा, एक लवण का जो नाम होगा, 2 हिस्सों में मिलेगा, एक हिस्सा धनायन और एक हिस्सा ऋणायन। आपको क्या करना है? धनायन लिखो, ऋणायन लिखो। तो धनायन और ऋणायन के ऊपर जो आवेश है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैची गुणा कर दो। अगर ये आपको सरल अनुपात मिलता है तो ठीक है। अगर सरल अनुपात संभव है, जो कैची गुणा करके सपोज 2:2 आया, तो उसका सरल अनुपात क्या हुआ? 1:1। तो सरल अनुपात में लिख दो। तो धनायन ऋणायन के ऊपर जो आवेश का नंबर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सरल अनुपात में लिख दो, बन गया आपका फॉर्मूला। जैसे मैंने आपसे बोला सोडियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। अब देखो जरा, सोडियम ऑक्साइड में एक धनायन है सोडियम, आपको पता है क्षारीय धातु है, +1 आएगा। और ऑक्साइड आपको पता है ऑक्सीजन डायनेगेटिव। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? Na2O। देखा 2:1 आ रहा है, ये सरल अनुपात ही है, तो इसमें तो आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अच्छा,
जैसे बोला आपसे कि आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। फॉर्मूला किसका बनाना? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो धनायन ये रहा, इसका नाम है सोडियम, और OH माइनस इसका नाम है हाइड्रोक्साइड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर भी एक है, इधर भी एक है, कुछ नहीं है मतलब एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूला जो बना वो कौन सा हुआ? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा बेटा फॉर्मूला NaOH। अच्छा, आपको फॉर्मूला लिखना है सोडियम पर ऑक्साइड का। फॉर्मूला किसका लिखना? सोडियम पर ऑक्साइड। तो भाई सोडियम ये रहा Na+, और पर ऑक्साइड क्या है? O2 डाई नेगेटिव, इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। अब करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ध्यान देना, ये पूरा O2 है, इस O2 के ऊपर डाई नेगेटिव है, याद रखिएगा। इस 2 को नहीं उड़ा सकते आप, ये नहीं कर सकते O-1 कर दो, ये तो O2 डाई नेगेटिव एज इट इज एक एंटिटी है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये 2 इधर आएगा, Na2O2। क्या मैं इसको NaO लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते बेटा। क्यों नहीं लिख सकते? O अकेला सिंगल थोड़ी है, वो O2 डाई नेगेटिव ही मिलता है हमेशा। ठीक वैसे जैसे आप Hg+1 नहीं लिख सकते, आपको हमेशा उसको Hg2+2 ही लिखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसी तरह से परऑक्साइड को हमेशा आपको O2 डाई नेगेटिव मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। फिर आप फॉर्मूला बनाओ सोडियम परऑक्साइड। जैसे आपको मैं नाम लिख दूं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आएगा? हमने देखा पोटेशियम क्या K+, सुपर ऑक्साइड क्या होता O2-। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा? 1 इधर आ जाएगा, इसका 1 इधर आ जाएगा, KO2। ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। आसान काम है बेटा, बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। चलो अब इसी तरह के धनायन हम बनाने की कोशिश करते हैं, किसके साथ? क्षारीय मृदा धातु के साथ। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूला बनाना है बेरिलियम ऑक्साइड। तो आपने देखा बेरिलियम तो ये होता है क्षारीय मृदा धातु है, तो इस पर आप +2 होता है। और ऑक्साइड क्या होता? ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये Be2O2 बनेगा, जबकि बेरिलियम अकेला एक परमाणु लिखा जा सकता है और ऑक्साइड में ऑक्सीजन अकेला एक परमाणु लिखा जा सकता है। तो सरल अनुपात क्या हुआ? Be2O2 में सरल अनुपात क्या है? BO। अब यहां देखने जैसी बात है, कंपेयर करें। एक बार फिर से मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं सोडियम पर ऑक्साइड का। सोडियम पर ऑक्साइड में हमने देखा Na+, O2 डाई नेगेटिव, और हमने जो फॉर्मूला बनाया वो बनाया Na2O2। यहाँ पर फॉर्मूला हमने Be2O2 नहीं बनाया। क्यों? धनायन और ऋणायन के ऊपर जो नंबर है ना, उनको देखो, वो क्या आपके सरल अनुपात हैं। तो धनायन और ऋणायन के ऊपर जो नंबर थे वो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ तो वो सरल अनुपात नहीं है। सरल अनुपात नहीं है तो हमने उसको सरल अनुपात बनाया, BeO बनाया, तो ये तो गलत हो गया, ये सही हो गया। अब सोडियम में ऋणायन के ऊपर 2 था, धनायन के ऊपर 1 था, तो ये दो मत देखो, ये O2 तो एक अकेली एंटिटी है ना, O2 डाई नेगेटिव वाली। तो इस पे कितना है? इस पे 1 है ना, तो ये 2:1 है देखा जाए तो, सरल अनुपात ही है। इसको और सरल करने की जरूरत थोड़ी है, ये सही है इसका। उम्मीद है आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आया होगा। चलो हमने बेरिलियम ऑक्साइड लिया। जैसे आपसे बोलें स्ट्रोंशियम
परऑक्साइड। अब स्ट्रोंशियम परऑक्साइड का फॉर्मूला बताएं। तो आपको पता है स्ट्रोंशियम क्षारीय मृदा धातु है, इस पे +2 है। परऑक्साइड क्या आता, O2 डाई नेगेटिव आता है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, ये दो इधर ये दो इधर, Sr2 O2 डाई नेगेटिव। अभी देखो सरल अनुपात आ सकता है इसका। सरल अनुपात क्या बनेगा, SrO2 1:1। तो स्ट्रोंशियम परऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो SrO2 है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको फॉर्मूला लिखना है बेरियम परऑक्साइड का, तो आसान सा काम है। आप बनाओगे बेरियम, ये बेरियम है, आप बनाओगे परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2:2 हैं, ये 2:2 का सरल अनुपात क्या होगा, 1:1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BaO2 आएगा। ये बेरियम परऑक्साइड है। उम्मीद है बातचीत समझ में आई होगी। तो बेटा ये कुछ नाम हैं आपके सामने हैं, नाम मैंने लिख दिए और आपको क्या करना है, इनके फॉर्मूले बनाने हैं। बनाएं जरा। इससे पहले कि मैं आपको सॉल्यूशन दूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी कोशिश आप करें, 2 से 4 मिनट तक आप ये फॉर्मूले बनाएं। नाम मैंने लिख दिए हैं, नाम मैंने लिख दिया तो आपका काम क्या बचा, फिर इनका फॉर्मूला ड्रॉ करना। करें बेटा। देखें जरा, थैलस हाइड्रोक्साइड बनाना था तो थैलियम +1 थैलस होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH-, दोनों पे 1 चार्ज है तो TlOH बनेगा। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ बेटा, आप बस घर पे बैठ के रफ कॉपी उठाएं और क्रॉस चेक करते जाएं कि आखिर ये फॉर्मूला बनाया कैसे। Tl2O3 थैलिक ऑक्साइड आएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड आएगा बेटा Hg2Cl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड आएगा HgCl2, कैल्शियम नाइट्राइड आएगा Ca3N2 और लिथियम इमाइड आएगा Li2NH। स्टेनिक ऑक्साइड आएगा SnO2 और स्टेनिक क्लोराइड आएगा SnCl4। स्टेनस क्लोराइड आएगा SnCl2, कैल्शियम एजाइड आएगा CaN3 ये आएगा कैल्शियम एजाइड, और सोडियम एजाइड आएगा NaN3। आप देख सकते हैं। चलो कुछ और मैं नाम लिख रहा हूँ, आपको उनके फॉर्मूले बनाने हैं, है ना। ये कुछ नाम है, आपको इनके फॉर्मूले बनाने हैं। वापस से वही काम है। सोडियम धनायन है, एमाइड ऋणायन है, तो ये रहा धनायन, ये रहा ऋणायन। चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैची गुणा, और कैची गुणा पे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या आएगा, NaNH2 आएगा। क्लियर। अभी कैल्शियम आर्सेनाइड में कैल्शियम +2 ये है, और AH3- को आप किस नाम से जानते हो, आर्सेनाइड। ये हुआ कैल्शियम आर्सेनाइड। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, Ca3AH2 कैल्शियम आर्सेनाइड। और एक क्लोराइड, गोल्ड का नहीं बताया होगा मैंने बेटा, गोल्ड में याद रखिएगा Au+1 जो है इसको आप औरस के नाम से जानते हो, और Au+3 जो होता इसको औरिक बोलते हैं। शायद हम लिखना भूल गए थे। तो औरिक क्या होता है, Au+3। हमें क्लोराइड बनाना है तो Cl-, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AuCl3 ये बना। और AuCl3 का नाम क्या होगा, औरिक
क्लोराइड, इस नाम से जाना जाएगा UCl3 ऑरिक क्लोराइड। फेरिक ऑक्साइड, तो बेटा आयरन +3 ये फेरिक होता है और ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। तो फेरिक ऑक्साइड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, Fe2O3। फेरस क्लोराइड, तो भाई आयरन +2 होता है फेरस और Cl- क्या होता है क्लोराइड, कॉम्बिनेशन करोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा FeCl2। FeCl2 को आप क्या बोलोगे, फेरस क्लोराइड। ये बातचीत हुई कुछ रिमेनिंग फॉर्मूले के बारे में। उम्मीद है इतनी प्रैक्टिस से आपका काम हो जाएगा। रफ कॉपी उठाएं बेटा, बार बार जितनी बार हो सकता है इन्हीं फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करें। यकीन मानिए आपकी प्रैक्टिस इस लेवल तक चाहिए हमें, किसी सॉल्ट का जब आगे नाम आए ना तो उसको तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि आप कैटायन अलग लिखो, एनायन अलग लिखो, फिर उसका नाम बोलो। दिमाग में चुटकियों में ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कंपाउंड का नाम, कंपाउंड दिखाना सामने, फटाफट नाम जुबान पे आ जाना चाहिए। और अगर सामने कंपाउंड का नाम लिखा है तो आपकी आंखों में उसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। बेटा ये हाल होना चाहिए और ये हो जाएगा बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको इसके लिए बस एक सिंपल सा काम करना है, प्रैक्टिस। और मेरे हिसाब से इतना आपके पास टाइम है भी सही। तो रफ कॉपी उठाओ, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितना आपके पास टाइम है, बार बार ये नाम लिखो, उनके फॉर्मूले बनाओ, फिर नाम लिखो, फिर फॉर्मूले बनाओ, फिर नाम लिखो, फिर फॉर्मूले बनाओ। इतने कि नींद में सपने भी मुझे लगता है फॉर्मूले के आने चाहिए 1-2 दिन तक। काम कर लो, शानदार, अल्टीमेट हो जाएगा। और बेटा ये कहानी अगर आप सोच रहे हैं ख़त्म हुई है तो मैं आपको बता दूं, ये सॉल्ट का नाम नॉमेनक्लेचर की कहानी स्टार्ट हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। ये तो पिक्चर का पहला हिस्सा है, अभी तो इंटरवल भी नहीं आया। पूरी पिक्चर तो ख़त्म होते होते मामला कहाँ तक पहुँचेगा आप सोचना, वो बात की बातचीत है। पहले इतना तो कर सकते हैं। क्या ये तो थे सरलतम ऋणायन जो हम बना सकते थे नॉर्मल वे में। बाकी के जो आपके जटिल ऋणायन होते हैं उनमें से ज़्यादातर तो ऑक्सी अम्लों से बनते हैं। तो इससे पहले कि वो ऋणायन बनाएं हमें ऑक्सी अम्ल भी तो बनाने पड़ेंगे। ऑक्सी अम्ल में पहली बात तो यही कि सर ऑक्सी अम्ल होते क्या हैं, समझो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है, एक X है एलिमेंट और साथ में जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। हाँ, इनके नंबर अलग हो सकते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु A हैं, X के परमाणु B हैं, ऑक्सीजन के परमाणु C हैं। और इसकी खासियत है कि जब इसको पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो पानी में H+ आयनों की संख्या बढ़ रही है, पानी में H+ आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। तो कोई सा भी ऐसा हाइड्रोजन, X और ऑक्सीजन, और उसको पानी में ढोल दे देते हो तो पानी में क्या होता है, H+ आ जाता है, H+ बढ़ जाता है, या मैं बोल दूं कि जल अम्लीय हो जाता है। अगर ऐसा हो पा रहा है तो इस कंपाउंड को क्या नाम दिया जाएगा, ऑक्सी अम्ल। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल में भी 2 तरह के होंगे। कौन से होंगे, एक तो होंगे एक किसको बताता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को। एक होगा कौन सा, अस किसको बताता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को। याद है ना, बोरॉन परिवार में +1 +3, कार्बन परिवार +2 +4, ऑक्सीजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ये सब मैंने आपको लिखा दिए हैं। वो अगर वैल्यू आपको याद है तो काम हो गया। जैसे अब बोरॉन परिवार में देखो तो बोरॉन परिवार में एक फॉर्मूला आता है BOH होल थ्राइस, और BOH होल थ्राइस को ऐसे नहीं लिखना, तो इसको H3BO3 बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको आप, H3BO3। वैसे तो ये आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए। बोरॉन से 3 OH लगे हैं, आपको बताया था ना, एक OH अगर लग जाए तो ऑक्सीकरण अंक +1 मान लेना। 3 OH से ऑक्सीकरण अंक इस पर कितना आ गया,
+3। बोरॉन का +3 का ऑक्सी एसिड है, तो बोरॉन का कौन सा एक एसिड हुआ? एक एसिड, ये हुआ बोरिक एसिड। फिलहाल तो आपको ये याद रखने है ना। अभी केमिकल बॉन्डिंग में शुरुआती ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए याद रखने जैसी हैं। याद रखें, H3BO3 को किस नाम से जाना जाता है? बोरिक एसिड के नाम से जाना जाता है। कार्बन फैमिली में H2CO3, इसको जाना जाता है कार्बोनिक एसिड। एक एसिड में जितने भी मैं लिख रहा हूँ सारे एक एसिड आपको याद होने चाहिए। H3BO3 बोरिक एसिड होता, H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता। नाइट्रोजन फैमिली में आ जाओ तो HNO3, ये क्या होता? नाइट्रोजन का एक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसी फैमिली में फास्फोरस आता है H3PO4, और H3PO4 किस नाम से जाना जाता? फास्फोरिक एसिड। ये आपको याद रखने, क्लियर। आर्सेनिक में आ जाता H3AsO4, आर्सेनिक था, एक पहले से ही लगा हुआ है, इसी में एसिड भी लगा दो तो ये आर्सेनिक एसिड हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का तो ऑक्सी एसिड नहीं बनता, सल्फर का जरूर बनता है H2SO4, और इसका तो नाम भी आपको याद होगा, कौन सा है ये? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसमें एक आता है H2SeO4, H2SeO4 को किस नाम से जानते? सेलेनिक एसिड, ये एक एसिड में है। इसके अलावा भी एक एसिड है जो आपको याद रखने हैं, HClO3, कौन सा एसिड? क्लोरीन का एक एसिड, इसीलिए नाम क्लोरिक एसिड। आपको याद रखना है HBrO3, ब्रोमीन का एक एसिड, और इसीलिए इसका जो नाम है वो है ब्रोमिक एसिड। आयोडीन का एक एसिड HiO3, और इसका नाम क्या हो जाएगा? आयोडिक एसिड। तो बेटा एक एसिड में ये कुछ मैंने 8-10 नाम लिखे हैं, आपको ये नाम याद करने हैं। एक एसिड क्या करो? हाइड्रोजन निकाल दो, किसके फॉर्म में? H+ के रूप में। तो जो ऋणायन आपको मिलेगा उसका नाम आता है 8, उसका नाम क्या आता है? 8। बात समझ में तो आई नहीं होगी कि क्या बोल गया मैं, चलो मैं समझाता हूँ। कोई भी एक एसिड है और उसमें से माइनस कर दो सारे H+। हाइड्रोजन कौन से? हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़े हैं। सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं करना, आपको केवल और केवल वही हाइड्रोजन बाहर करना है जो किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। क्या मान के बाहर करना? H+ मान के बाहर करना है। तो क्या बनेगा? ऋणायन बनेगा, और ऋणायन के नाम के लास्ट में आता है 8। ऋणायन के नाम के लास्ट में क्या आता है? 8। फॉर एग्जाम्पल देखना जरा, ये क्या था? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के 3 H टोटल उदासीन होना चाहिए, 3 H+ बाहर करोगे तो 3 माइनस भी होना चाहिए, तभी तो +3 -3 मिला के 0 होगा। तो यहाँ पे तो कोई आवेश नहीं दिखाई दे रहा। 3 हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर किए, मतलब 3 हाइड्रोजन ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लिए किसने? बचा हुआ जो हिस्सा होगा उसने लिए होंगे। तो 3 H+ बाहर कर दो इसके, तो आपको जो ऋणायन मिलेगा वो मिलेगा BO3 3-। 3 H+ बाहर कर दो, 3 H+ बाहर कर दोगे तो 3 माइनस भी आ जाएंगे, सिंपल सी कहानी है। तो इसका नाम क्या होगा? एक एसिड से क्या बनता? 8। तो बोरिक एसिड से क्या बनेगा? बोरेट। ये जो ऋणायन है BO3 3-, इसका नाम क्या? बोरेट। भाई H2CO3 किस नाम से जानते हैं हम इसको? कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड के 2 हाइड्रोजन आपने H+ के फॉर्म में बाहर कर दिए तो CO3 डाई नेगेटिव बनेगा ना, और CO3 डाई नेगेटिव को हम क्या नाम देंगे? कार्बोनेट।
HNO3 नाम क्या है इसका? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है। ऑब्वियस सी बात है, H प्लस बाहर कर दोगे तो NO3 माइनस ऋणायन बनेगा। NO3 माइनस ऋणायन का जो नाम होगा वो क्या होगा? नाइट्रेट। H3PO4 नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 का नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। आपको तो पता ही है बेटा, नाम में क्या रखा है? बहुत कुछ रखा है, सारा कुछ नाम से ही चल रहा है बेटा। अब फॉस्फोरिक एसिड में 3H प्लस बाहर कर दोगे तो PO4 3 माइनस बनेगा ना। और PO4 3 माइनस जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड से क्या बनेगा? फॉस्फेट बनेगा। H3ASO4 आर्सेनिक एसिड है, तो कभी ASO4 4 माइनस बना तो हम इसको क्या बोलेंगे? आर्सेनेट। एक एसिड से 8 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड, मुझे नहीं लगता इसको बताने की जरूरत भी होगी। इससे जो ऋणायन बनेगा SO4 डाई नेगेटिव, क्या नाम होगा उस एनायन का? सल्फ्यूरिक एसिड का 8 है, सल्फेट। सेलेनिक एसिड से क्या बनेगा? सेलेनेट। चलो कुछ और ऋणायन के बारे में बातचीत कर लें। HClO3 क्या नाम था? क्लोरिक एसिड नाम था ना। तो क्लोरिक एसिड का H प्लस उड़ा दो, H प्लस उड़ा दोगे तो ClO3 माइनस बना। और ClO3 माइनस को किस नाम से जानोगे? क्लोरेट। ClO3 क्या हुआ? क्लोरेट। ठीक इसी तरह से HBrO3 था। HBrO3 को किस नाम से जानते हैं? ब्रोमिक एसिड। और ब्रोमिक एसिड का H प्लस उड़ा दो तो BrO3 माइनस बचता है। और BrO3 माइनस को हम किस नाम से जानते हैं? हम इसको जानते हैं ब्रोमेट। HiO3 आयोडीन का एक एसिड था, नाम था आयोडिक एसिड। और आयोडिक एसिड का H प्लस उड़ा दोगे तो नाम जो बचेगा वो है IO3 माइनस। और IO3 माइनस को आप किस नाम से जानोगे? आयोडेट। तो एक एसिड के हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में उड़ा दो और बना दो एक ऋणायन। ऋणायन के नाम के लास्ट में 8 आ जाएगा। एक सिंपल सी कहानी है बेटा। चलो भाई, आज की कहानी, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी की बातचीत करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 1800 2121 799।